बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूथ एट वर्क पाकिस्तान के साथ मैं हूं तहरीम फातिमा। सबसे पहले मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं कि बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट की गई, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है। तो 4 अप्रैल 2020 कोविड के डेज में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और चेयरपर्सन मोहम्मद फैसल साहब हैं, को फाउंडर अली हसन हैं, प्रेसिडेंट मिस अलमास हैं, वाइस प्रेसिडेंट सैम गिल हैं। कोविड के डेज में इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, लोगों को कोविड के लिहाज से अवेयर किया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ की गई। अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ सेशंस किए गए, ऑनलाइन सेशंस किए गए, फिजिकल भी सेशंस किए गए। तो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं उनकी बेटरमेंट के लिए वर्क करना है, और सबसे बढ़कर जो आजकल के नौजवान हैं उनमें जो स्किल्स हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करना है। वो इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करें, अपनी स्किल्स को मजीद डेवलप करें, उनको इस प्लेटफॉर्म से आगे जाने का मौका भी मिलेगा और अपने मुल्क के लिए काम करें। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, वो तो हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने किस तरह अपने करियर को अचीव किया और उनको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल। प्रोफेशन में तो वो डॉक्टर हैं और वैसे बहुत ही फेमस टिकटॉकर भी हैं। अस्सलाम Assalamu वालेकुम डॉक्टर साहब। alaikum assalam. Thank you so much for having me. थैंक यू, वेलकम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। Happy to be here. तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि प्रोफेशन में तो आप डॉक्टर हैं, तो आपका टिकटॉक की जानिब कैसे शौक पैदा हुआ? टिकटॉक की वीडियोस में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? Well, actually TikTok पे आना ये कह लें कि बाय चांस ही हुआ। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था TikTok पे आने का, लेकिन ये है कि आपको शायद याद हो कि लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था पाकिस्तान में, तो हर जी। चीज़ बंद थी, कुछ करने को नहीं था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि आप टिकटॉक पे आओ, वीडियोस बनाते हैं। तो बस किस्मत थी कि मैंने वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हो गई। एक्चुअली उस वक्त एक हॉट टॉपिक चल रहा था यूएसए के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, कि कुछ जो पॉलिटिशियंस थे वो कोविड-19 का मतलब नहीं जानते थे, गलत बता रहे थे। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट है कि मैं इस पॉइंट पे बात कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी फील्ड से लिंक्ड है। तो मैंने फिर फर्स्ट वीडियो बनाई थी कि कोविड-19 का मतलब क्या होता है, और वो वीडियो वायरल हो गई। काफ़ी लोगों ने उस पे ज़रताज गुल को भी मेंशन किया बिकॉज़ वो उसकी गलती थी। तो उससे बस मैंने सोचा कि क्यों ना, मौका मिला है तो इसका इस्तेमाल करें। जी। तो जब आपने अपनी पहली फर्स्ट टिकटॉक बनाई तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और किसने सपोर्ट किया आपको? वेल घर वालों से मैं छुप के ही बनाता रहा हूँ। इनफैक्ट अभी भी अक्सर लोगों को नहीं पता कि मैं टिकटॉक बनाता हूँ। मेरे फादर को भी नहीं पता। वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते और मैंने भी उन्हें नहीं बताया कि मैं टिकटॉक पे हूँ। तो तो कभी किसी ने वीडियो देखी भी नहीं? नहीं, वो कभी-कभार जाती रहती है। मेरे डैड को ये नहीं पता कि मैं कितना फ़ेमस हूँ या मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। उन्हें बस ये पता है कि हाँ, कभी-कभार वीडियो कोई भेज देता है। मेरा बेटा अच्छा। कुछ कर रहा है टिकटॉक पे। बस उन्हें ये नहीं पता कि कितना आगे निकल गया। तो बहन-भाइयों में से भी किसी को नहीं पता? कितने बहन-भाई हैं? नहीं, मैं इकलौती औलाद हूँ। अनफॉर्चुनेटली इकलौते। मेरा कोई बहन नहीं है। अच्छा। काश होते। तो आई रियली विश कि काश मेरे बहन हो। जी, चलिए ठीक। और डॉक्टर साहब अपनी लाइफ़ के बारे में हमें कुछ बताएँ कि आपने कहाँ से स्टडी की? किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा? वेल प्राइवेट या मैं फॉर्मर एचिसोनियन हूँ और फिर उसके बाद मैंने सरगोदा के अंदर मैंने एमबीबीएस किया। तो बेसिकली यही मेरी लाइफ है। जो स्टार्टिंग थी वो मैं भी एक आम स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरी इनिशियल एजुकेशन जो थी वो सरगोदा की है। वहाँ पे दार अरकम था, स्नाई स्कूल है, इनसे पढ़ा। फिर इवेंचुअली 7th क्लास के अंदर मैं एचिसोनियन बन गया। तो एचिसन के अंदर ही मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा। वहीं से मैंने ओ लेवल, ए लेवल किया, फिर मैं एमबीबीएस में चला गया। तो यही छोटी सी कहानी है मेरी। तो क्या आपका शुमार टॉपर स्टूडेंट्स में किया जाता था स्टूडेंट लाइफ़ में? स्टूडेंट लाइफ एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है। मैं हमेशा से अपने तक रहने वाला बंदा हूँ। मुझे दोस्त बनाने में हमेशा थोड़ा मसला आता है। तो स्टूडेंट लाइफ में यस कुछ एडवेंचर्स हुए, कुछ मस्तियाँ भी की, शरारतें भी बहुत की। लेकिन आई थिंक अगर मैं थोड़ा ज़्यादा ओपन होता तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा एंजॉय कर सकता। हुँ।
तो आज आप हमसे शेयर करें कि आपके स्टूडेंट लाइफ में गोल्डन पीरियड कौन-सा था? आजकल के जो स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी लाइफ को अपना गोल्डन पीरियड कहते हैं, तो आपका कौन-सा टाइम था ऐसा? आई गेस कि जो मेरा कॉलेज का पीरियड था जब मैं एचएसएन कॉलेज में था, तो वो मेरी लाइफ का बेस्ट पीरियड था। इसलिए कि उस वक़्त डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी, आप पे इतना प्रेशर नहीं होता था। मतलब आजकल के दौर में तो स्टडी के हर स्टेप पे बहुत प्रेशर होता है। लेकिन जी, है कि जब आप 9th-10th में आते हो या एफएससी वाली साइड पे आते हो, तो उस पॉइंट पे आप क्या आके आपको अपने करियर के बारे में सीरियस होना पड़ता है। जो 9th-10th जी। से पहले वाला पार्ट है, उसमें आप खुल के मस्ती कर सकते हो और एचईएसएन में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। ड्रामेटिक क्लब थे, मुझे ड्रामे करने का शौक था, तो अक्सर मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी के मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। इवन एक दफ़ा मैं डिबेट के लिए गया, लेकिन मैंने डिबेट याद नहीं की, तो माशाल्लाह से मैं स्टेज पे जाके ब्लैंक हो गया। तो ऐसे काफ़ी फ़नी हादसात मेरे साथ होते रहे हैं। तो आई थिंक कि जो कॉलेज का पीरियड था ना, स्पेशली जब मैं एचएसएन कॉलेज में था, तो दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। आपने बोला कि आपको ड्रामाज़ करने का शौक है, तो फिर आपने मेडिकल की फ़ील्ड क्यों जॉइन की? आप ड्रामाज़ में आ जाते, मैस कम्युनिकेशन इस तरह की फ़ील्ड अप्लाई आप करते। दैट्स इंटरेस्टिंग चॉइस, लेकिन मतलब होता है ना कि पाकिस्तानी पेरेंट्स बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे जी, बच्चों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। तो इस वजह से प्लस ये है कि एमबीबीएस या मेडिकल फील्ड, इसमें मेरा अपना इंटरेस्ट था, लोगों की मदद करना, मैं इसकी एक अपॉर्चुनिटी चाहता था। तो इसलिए भी मैंने एमबीबीएस की फील्ड चुनी। बाकी ये है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट दूसरी फील्ड्स में भी था, लेकिन एज़ यू नो कि हमारे पेरेंट्स समझते हैं कि अगर आप ड्रामेटिक्स या सिंगिंग वाली साइड पे जाना चाहते हो, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे जी, ठीक है, आप उन्हें कैरियर नहीं बना सकते। दैट्स द कॉमन बिलीफ। तो जी। इसलिए मैं उसे अपना कैरियर नहीं बना सका आई गेस। मतलब पेरेंट्स की वजह से आप मेडिकल की फ़ील्ड में आए। जी, एग्ज़ैक्टली बस। तो आपको अपना इस करियर बनाने में किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे अचीव किया आपने करियर को? ये हमसे शेयर करिएगा। वेल सबसे पहला जो मसला मुझे आया था, वो ये था कि जब मैं सरगोदा से लाहौर गया था, तो तब काफ़ी था कि मतलब सरगोदा जो है, आप देखो तो थोड़ा देहाती सा माहौल है इधर, जी, यहाँ पे इतना मॉडर्नाइज़ेशन नहीं है। बट जब मैं एचिसन में गया था, तो वहाँ पे एक डिफरेंट एनवायरनमेंट थी। तो तब वहाँ पे एडजस्ट होना, फिर ऑब्वियसली जब एमबीबीएस में आया तो उसकी अपनी मुश्किलात होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, सब स्टडीज़ होते हैं। उसके अलावा वार्ड में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इवन वार्ड में चल-चल के आपका बुरा हाल हुआ होता है। जी, तो ऐसे मतलब ये वाक़ई मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बना। मेरे पेरेंट्स जो थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और मेरी करियर काउंसलिंग में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये है कि हमेशा गाइडेंस देने वाले लोग मेरे साथ थे, इसलिए जो ये एजुकेशनल स्टडी थी या जो ये वाला पाथ था, इससे मुझे इतना मसला नहीं आया। जी। आपने जैसे बोला कि आप इकलौते हैं, तो जब आप स्टडी के लिए बाहर गए तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? होता है कि एक इकलौता हो बच्चा तो नहीं भेजते, लाडला अ, होता है वो। नहीं अभी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही होता हूँ। अभी मुल्क से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि आगे प्लैब या एमएलई करके मैं मोस्ट लाइकली पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। बट पेरेंट्स जो हैं वो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि लड़कों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब उनका है कि शुरू-शुरू में जितना प्यार दिखाना था जी, दिखा लिया है, अब जी निकलो बिल्कुल। अपनी किस्मत खुद बनाओ, अपने आप को खुद बनाओ। जी। तो वो काफ़ी ओपन माइंडेड है इस मामले में। जी, तो आप अपनी मम्मा के लाडले हैं या बाबा के? होता है कि एक इकलौता हो तो माँ का ज़्यादा लाडला होता है। वेल डेफ़िनेटली अपनी माँ का लाडला हूँ मैं। माँ वो का तो लाडला है। होता है। जो बेटे होते हैं वो हमेशा माँ के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बेटियाँ बाप के साथ होती हैं। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो इनफैक्ट जी, ये मैं कहता हूँ कि अगर मैं बाहर गया ना, तो मेरी मदर को बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा। वो तो कहती है मैं जी। तुम्हें जाने भी नहीं देता, तुम्हारे साथ क्यों मतलब चलूँगी मैं। वालिद ने सख्ती की आप पे थोड़ी-सी। हाँ जी, इकलौते बच्चे पे सख्ती भी की जाती है। मेरे फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बेसिकली सीएसएस ऑफ़िसर हैं खुद। तो माशाल्लाह। उनका वो आईजी कश्मीर भी रह चुके हैं, तो है कि वो जो पुलिस वाली लाइफ़ है वो इंसान को काफ़ी सख्त कर देती है। तो जी, इसलिए यस मेरे फादर स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मेरी मदर जो हैं वो उस सख्ती को भी नरमी में बदल देती हैं। वो अगर डैड डाँट भी देना तो वो समझा देती हैं कि नहीं-नहीं, वो तुम्हारे बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जी। तो आई गेस माँ की यही ख़ासियत होती है। शायद उनकी सख्ती का ही नतीजा आप इस स्टेज पे पहुँच गए हैं, आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है।
जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे एक्चुअली पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे जो बाबा जी हैं, नाना-नानी मलिक जी रियाज़ और मेरी अम्मा सुल्तान खातून, इनका बहुत बड़ा रोल है मेरे करियर को शेप करने में, क्योंकि होता है ना कि बाज़ औक़ात आपके पेरेंट्स आपकी बात इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, जितने उनके बड़े समझ पाते हैं। जी तो इसलिए है कि अगर मुझे कभी भी कोई चीज़ समझानी होती थी अपने पेरेंट्स को, तो मैं अक्सर अपने नाना-नानी का सहारा लेता था। तो वो भी काफ़ी जी। मदद किया करती थी। तो आप अपनी मसरूफियात के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? वेल मेरी मोस्टली एक्टिविटीज़ तो यही सोशल मीडिया पे होती हैं, ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि आप जब कंटेंट बना रहे होते हो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो हमेशा आपको आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं। फिर आप उन आइडियाज़ को एकदम से नहीं आगे फेंक सकते, यू हैव टू रिफाइन देम। तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, स्क्रिप्ट बनाने में टाइम लगता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है मेरे टाइम में। बाकी ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये है कि मुझे अक्सर डायग्राम्स बनाने का शौक है, पेंटिंग वगैरह का शौक है मुझे, तो मैंने अपनी एक स्केच बुक रखी हुई है, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं उस पे कोई छोटी-मोटी स्केचिंग कर लेता हूँ। इसके अलावा मुझे खाने-पीने का बहुत शौक है, आई एम अ ह्यूज फूडी, तो जब भी मौका मिले मैं बस गाड़ी निकालता हूँ, कहीं न कहीं खाने निकल गया। मतलब आप डाइट कॉन्शियस नहीं हैं? मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि चीट डेज़ होने चाहिए। मतलब हर वक़्त आप यूँ डर-डर के रहो, ये चीज़ मार देगी, ये चीज़ मार देगी, तो यू कांट एन्जॉय योर लाइफ़। अब टेक्निकली देखो तो आधे से ज़्यादा मतलब जितनी आलूदगी हमारे एनवायरनमेंट में है, आप उसके बारे में अगर सोचो तो वैसे ही आप दिमागी मरीज़ बन जाओगे। मतलब जी, आप बिल्कुल। कंप्लीट जंक नहीं हो सकते, आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान है। तो ये हुँ। है कि मैं बैलेंस तरीके से लेके चलता हूँ, ना बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा खाता हूँ और ना बहुत ही सीधी साइड पे लगता हूँ। तो देसी फूड आपके फ़ेवरेट हैं या फ़ास्ट फूड? वेल देसी फूड भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब जब हमारे गाँव में वो सरसों का साग बनता है या जी, बिल्कुल। नानी अम्मा खट्टा बनाती हैं, वो स्पेशल बना के भेजती हैं, तो वो कुछ स्पेशल डिशेज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद है। बट फ़ास्ट फूड में ये है कि मुझे इटालियन खाना बहुत पसंद है, पास्ता वगैरह, पास्ता, लज़ानिया, वो मैं जब भी मौका मिले ज़रूर खाता हूँ। कोई स्पेशल ऐसा रेस्टोरेंट जो आपका फ़ेवरेट हो और वहीं पे आपकी पसंदीदा डिश मिलती हो? वेल ये मैं कहूँगा कि सरगोदा के अंदर रेस्टोरेंट्स की थोड़ी कमी है। यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स काफ़ी कम हैं, बट सरगोदा में लॉफ्ट 39 है, किंग है। लाहौर के अंदर काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह हैं। लाहौर के अंदर एक है, आई कांट रिकॉल देयर नेम, बट लाहौर के अंदर मैं अक्सर सिर्फ़ खाना खाने आता हूँ। लाहौर, इस्लामाबाद मैं जाता ही इसलिए हूँ, ताकि जो भी वो अपनी फूडी वाली क्रेविंग्स है ना, वो सारी पूरी जी। करूँ उधर पे। तो अमूमन डॉक्टर साहब हर इंसान में हॉबीज़ होती हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ में वेल दैट्स अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि अब मेरी जितनी भी हॉबीज़ हैं मैंने उनको किसी किसी न किसी किनारे लगाया हुआ है। बट ये है कि हॉबीज़ में जिस तरह मैंने पहले कहा, मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है। इसके अलावा थोड़ा बहुत गाने का भी शौक है, तो कभी-कभार मैं रैप्स लिखता रहता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने पबजी के ऊपर भी रैप्स लिखे थे, जो डिफरेंट गन्स होती हैं। आई डोंट नो आपको अंदाज़ा है। डीपी-28 पे मैंने रैप लिखा था, वो काफ़ी अच्छा चला था। यूट्यूब पे भी जी। काफ़ी व्यूज़ आए, टिकटॉक पे भी। तो रैप लिखने का शौक है। इसके अलावा मैं वीडियो गेम्स बहुत खेलता हूँ। मेरे पास प्लेस्टेशन 4 है, अभी भी मेरे पास वीडियो गेम्स पड़ी हैं, तो यही कुछ मेरी एक्टिविटीज़ हैं, जो एज़ अ हॉबी मैं कर हरफन मौला हरफन मौला कहा जा सकता है आपको? वेल इन अ वो तो मतलब है ना कि अपने अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप कहना चाहें तो मैं माइंड नहीं करूँगा वो जी, आई जी, गेस बिल्कुल। मज़ाक ही करूँगा बस। तो आपको सिंगिंग का शौक है, तो कभी सोचा नहीं कि सिंगिंग के लिए किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अप्लाई किया जाए, सिंगिंग की जाए? एक्चुअली इस मामले में मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, बट ये है कि कुछ मेरे कॉलीग्स हैं। मैं जो सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये है कि टिकटॉक पे आने के बाद मैंने अपनी वो हॉबीज़ या वो ड्रीम जो मुझे लगा था कभी पूरी भी नहीं होंगी, वो भी मुझे पूरी करने का मौका मिल रहा है, सिर्फ़ इस टिकटॉक जी। की वजह से। तो ये है कि अब मैं जब लाहौर गया था, वहाँ पे कुछ स्टूडियोज़ हैं, तो उनसे मैं अक्सर वहाँ पे जाता हूँ, तो कभी-कभार छोटे-मोटे जो गाने हैं, वो तो मैं उधर रिकॉर्ड करवाता रहता हूँ, अपनी साउंड्स जो टिकटॉक पे मैं यूज़ करता हूँ या कहीं और। लेकिन ये है कि कोई प्रॉपर सॉन्ग बनाने का भी मुझे मौका नहीं मिला, बट इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा मौका ज़रूर मिले, बिकॉज़ आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैं डेफ़िनिटली ऐसा कुछ इंशाल्लाह। करना चाहता हूँ। तो किसी सिंगर को देख के इंटरेस्ट डेवलप हुआ या बचपन से ही छोटी-मोटी सिंगिंग करते थे आप?
वेल बचपन से भी करते रहे हैं, फिर प्लस ये होता है कि जो कुछ बच्चे गाना शाना गा लेते हैं, उन्हें हर शादी पे आगे कर दिया जाता है, ये बच्चा गाना जी। गाता है, इसे गाना बोलो। आप वो तो बच्चे ये हैं है कि मतलब। बिल्कुल वही हमारी, हुँ, क्योंकि गाँव के अंदर होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जी, शादी पे आई थिंक हर जगह पे ऐसा होता है, जी। मेहंदी के फंक्शनों गाँव में में तो शादी तमाम हो बच्चे। तो सब लोग जाते हैं। तो ये है कि बचपन से गाँव के अंदर मैं सराइकी अच्छी बोल लेता था, हमारी ज़ुबान वो है। तो मैं जी, अताउल्लाह के, शफ़ाउल्लाह के, ज़ीशान रोकड़ी के गाने गाता था। तो जी। काफ़ी लोग एप्रिशिएट करते थे, फिर उस वजह से मैंने थोड़ा और खुद को डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर ऑब्वियसली इंग्लिश गाने भी हैं, एमिनेम मेरा फ़ेवरेट रैपर है, उसके रैप्स मैं जी। अक्सर सुन रहा होता हूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस साइड पे भी। तो डॉक्टर साहब जो आपका प्रोफ़ेशन है डॉक्टर का, उन सब में आपको वक़्त कैसे मिल जाता है ये सब चीज़ें करने का? वेल इस टू बी प्रोफ़ेशन में वक़्त नहीं ऑनेस्ट मिलता? मेरी वीक बहुत हेक्टिक होती है, मतलब इतनी हेक्टिक होती है जिसकी इंतहा नहीं। मतलब मैं जब सुबह होता हूँ, अभी मैं 4th ईयर एमबीबीएस में हूँ, तो ये है कि आप मतलब कॉलेज गया, वार्ड से होके जब वापस घर आया, तो घर आके मेरे पास बस चंद घंटे होते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा जी, सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद फिर से मुझे अपना थोड़ा कंटेंट बनाना पड़ता है, 2-3 घंटे उस पे लगते हैं। फिर उधर से फारिग होने के बाद ऑब्वियसली यू हैव टू रिव्यू योर नॉलेज। एमबीबीएस में सबसे बड़ी चीज़ यही जी, होती है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, जो नई जी, बीमारियाँ आ बिल्कुल। रही हैं, इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ती है, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, वो करनी होती हैं। तो मेरा स्केड्यूल ऑलमोस्ट पैक होता है। वीकेंड पे फाइनली मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, इसलिए मैं अपनी हॉबीज़ को थोड़ा टाइम दे लेता हूँ। अदरवाइज़ जो डेली 5 दिन होते हैं हफ्ते के, मेरा स्केड्यूल कंप्लीटली पैक्ड होता है। तो वीकेंड पे आप इन सब चीज़ों को टाइम देते हैं तो घरवालों के की तरफ से शिकायत नहीं होती कि वीकेंड पे हमें टाइम दिया करें? वेल वो तो हर वक़्त शिकायत करते रहते हैं आई गेस। उनका तो बस चले उनसे फ़ोन छीन लें, ये सब कुछ सोशल मीडिया बंद करवा दें। लेकिन मैं उन्हें कन्विंस करता रहता हूँ कि नहीं-नहीं इसके फ़ायदे हैं, ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है। जी, तो ये है कि शिकवा वो करते हैं, लेकिन उनका शिकवा मैं इसी तरह दूर कर देता हूँ कि बजाय अकेले कहीं जाने के उन्हें साथ ले गया, आउटिंग भी हो सही गई, कहते हैं। फैमिली बॉन्डिंग टाइम भी थोड़ा-सा हो गया। सो इसी तरह उन्हें मैं खुश रखने की कोशिश करता हूँ। सही। डॉक्टर साहब आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सियासत में कभी दिलचस्पी ली? वेल सियासत से मैं अक्सर दूर ही रहता हूँ, क्योंकि जो जब आप सोशल मीडिया पर्सनैलिटी होते हो ना, तो आपको बड़ा सोच समझ के बयान देना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग फिर आपके खिलाफ हो जाते हैं। जी, इसलिए मतलब मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। लेकिन ये मैंने आजकल रिसेंटली जो पीएमसी की मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मेरे से रिलेटेड है। रिसेंटली इश्यू बना हुआ था एमडी कैट का, तो वो एक बहुत ही जी, अनफेयर सिस्टम है। एमडी कैट स्टूडेंट्स को जो कुछ को आसान टेस्ट मिल रहे हैं, कुछ को मुश्किल टेस्ट आ रहे हैं, ये एक अनफेयर सिस्टम है। जी। तो उसके बारे में मैं काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ, काफ़ी लोगों के से मैं बात भी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर मौका मिला मुझे, तो मैं किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे के साथ इस टॉपिक पे प्रॉपर बात करूँ और वो अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करूँ। जी, तो अगर आप नहीं भी बात करना चाहते सियासत पे पर एक इंसान का अपना पसंदीदा सियासतदान होता है, तो आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है? वेल मैं बस इतना कहूँगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर जी, इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक उन्हें यूथियन बोलते हैं। आई डोंट नो वो जी, ये नाम उन्होंने खुद रखा है या उनको ज़बरदस्ती उन पे थोपा गया है। इमरान खान भी एक अच्छा लीडर है। मतलब आई रियली अप्रिशिएट हिम कि उसका कैरेक्टर अच्छा है। बाकी ये है कि ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टर के फ्लॉज़ होते हैं, वो लोग हाइलाइट कर रहे होते हैं, दे शुड नॉट डू दैट। और इसके अलावा अभी जो इमरान खान की सियासत में आया है, कोरोना आ गया है। कोरोना एक जी, बहुत बड़ा मसला, तो अक्सर जो हमारी हुकूमत के अंदर कुछ मसले क्रिएट हो रहे हैं, वो इसकी वजह से भी हैं। तो अक्सर लोग ये नहीं देखते, वो बस ये देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने सड़कें बनवाई, इमरान जी, खान ने नहीं। बिल्कुल। तो आई थिंक दे शुड कीप एन ओपन माइंड अबाउट दिस। बाकी ये है कि नून लीग ने भी अपने अच्छे काम किए हैं, मतलब मोटरवे जी, उन्होंने बनाई, इतनी बड़ी सहूलत है कसम से। मतलब मुझे, क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, कभी लाहौर जी, होता हूँ, सरगोदा होता हूँ, ट्रैवलिंग भी इस्लाम, करते हैं। तो इट्स अ ह्यूज थिंग, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था और अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें दुआएं दे रहे हैं। तो आई गेस हुँ, के जो भी बंदा पावर में हो, उसे बस फोकस करना चाहिए कि वो लोगों के लिए काम करे, इंस्टेड जी, के वो आपस में तू मैं लगे रहें। जी, बिल्कुल। तो रूप साहब एक क्वेश्चन टिकटॉक पे जब आप आए, तो उसके बाद आपको टिकटॉक पे कोई अच्छा लगा टिकटॉक स्टार के हाँ, इसका कंटेंट अच्छा होता है? वेल फिर टिकटॉकर्स कुछ अच्छे भी हैं। आमना महमूद एक बहुत अच्छी टिकटॉकर है मेरी, वो अच्छी दोस्त भी हैं। अक्सर हम इंस्टा पे इकट्ठे लाइव करते रहते हैं। उमैर हैं,
उसके अलावा मंजूर हैं, वो बलोची हैं बेसिकली। मंजूर भाई वो भी बहुत अच्छे हैं, उस्मान भाई बहुत अच्छे हैं। तो बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मतलब लिपसिंग वाला कंटेंट कर रहे हैं, जिस जी तरह ऐसा वगैरह है, रीका हैं, वो भी जी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वो अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। तो एजुकेशनल कंटेंट बनाने वाले भी बहुत से अच्छे टिकटॉकर्स हैं, दूसरा कंटेंट बनाने वाले भी बहुत अच्छे टिकटॉकर्स हैं। तो कोई ऐसा एक सिंगल फेवरेट मेरा नहीं है। जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप टिकटॉक के बारे में क्या कहेंगे? ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है हमारी न्यू जनरेशन के लिए? अभी रिसेंट जो वाकया हुआ है टिकटॉकर का, उसके लिहाज से तो हमारी न्यू जनरेशन को ये यूज करना चाहिए कि नहीं? देखिए, बात यह है कि कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा बुरा नहीं होता। अगर आपने मतलब अक्सर लोग कहते हैं टिकटॉक पे बुरा कंटेंट होता है, तो अगर आप उस बुराई को देखो तो वो आपको यूट्यूब पे से ज्यादा मिल जाएगी। आप बिगो वगैरह पे जाओ, वहां पे लाइव सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो जी आप ये नहीं कह सकते कि सारा बुरा कंटेंट टिकटॉक पे है। सेकंड जी बात जो ये है कि जो लाहौर में हादसा हुआ, वो आयशा अकरम आई थिंक उनका नाम था, मीनार पाकिस्तान पे, तो वो वाकई एक ट्रेजेडी थी। आई डोंट नो कि वो लड़की ने खुद करवाया है या किसी ने करवाया है, जी लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इट वाज अ ट्रेजेडी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप उसकी उस मतलब वो ट्रेजेडी टिकटॉक की वजह से नहीं हुई। एक जी लड़की ने खुद अपने फैंस को इनवाइट किया, फिर आगे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी उस सिचुएशन को जी रिजॉल्व करने में। उसका टिकटॉक से ताल्लुक नहीं है। जी आप अगर कंटेंट के हवाले से कंप्लेन करना चाहते हो तो मतलब टिकटॉक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अब मैं जो हूँ, मैं अपना मैसेज 10 लाख लोगों को पहुंचा सक रहा हूँ, और मेरे मैसेज हमेशा कोशिश होती है कि पॉजिटिव हो, उनमें कोई अच्छा मैसेज हो। तो मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। तो जी बजाय बुरी चीज फोकस करने के, आप ये फोकस करो कि कितना इन्फ्लुएंस है टिकटॉक के पास। जी एंड आई अगर आप कोई पॉजिटिविटी शेयर कर सकते हो, देन यू शुड वर्क ऑन दिस। जी। वो है ना, इस वाकया के बाद लोग टिकटॉक प्लेटफॉर्म को गलत कहना शुरू हो गए हैं कि ये प्लेटफॉर्म ही नहीं ठीक। इस वजह से मैंने आपसे पूछा। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक हम्म, के अंदर कोई बुराई नहीं है। जो जी गलत काम करते हैं उनको पकड़ो। जी। तो लास्ट में डॉक्टर साहब, आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें, हमारी न्यू जनरेशन को? वेल, जो नई जनरेशन है, मैं बस उन्हें इतना कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। आपके पास अगर कोई मौका आता है, डोंट वेस्ट इट। मेरे पास आया, मैंने उसे वेस्ट नहीं किया, और यही मैं आपको कहूंगा। और जी जितना भी सोशल मीडिया है, एक चीज याद रखें कि ये आपकी जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है। अक्सर लोग सोशल मीडिया को लेके बहुत सी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। डोंट डू दैट। जी अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया पे चलोगे, ये बहुत अच्छी चीज है, और इससे आप दूसरों को भी फायदा दोगे और अपनी जिंदगी में भी बेहतरी लेके आओगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफा फिर आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक तो यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।